सॉरी, कल हमारी चर्चा निश्चय व्यवहार के ऊपर चली थी। निश्चय व्यवहार, जो जैसा है वैसा कहे इज इक्वल टू, चेतन जी, निश्चय। और जो जैसा है नहीं पर किसी अपेक्षा से समझाने के लिए कहा जाता है, वो क्या कहलाता है अंकुर जी? व्यवहार में। इतनी बात एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, व्यवहार नहीं झूठा होता है कि नहीं होता है? बोलिए। झूठा नहीं होता? तो जैसा है वैसा नहीं कह रहे हो, इसका नाम तो झूठ हो गया ना। क्यों? आप गिलास है कांच का और कह रहे हो उसका दूध का। हाँ, देखना, बहुत सिंपल चीज है। चीज एक ही है, देखने के पॉइंट ऑफ व्यू दो है। वस्तु एक ही, कांच का गिलास है, पर जैसा है वैसा देख रहे हो इज इक्वल टू निश्चय है। मतलब उसको कांच का गिलास देखना। नीलम जी, ये क्या हो गया? निश्चय है। और उसको पानी का या दूध का या जो भी आप जो भी उसमें डालो और उसका कहो, तो आपने कांच के गिलास को और क्या कहो, जैसे मान लो आपने पानी को मिलाया, तो मिलाया मतलब उसके संयोग के साथ में कथन किया है, तो वो क्या कहला रहा है? व्यवहार में। अब व्यवहार में झूठा हो गया ऐसा नहीं है, केवल समझाने के लिए कथन किया जाता है। हाँ, निश्चय की तरफ से देखेंगे। झूठा झूठा मतलब क्या? असत्यार्थ है। असत्यार्थ मतलब एक्चुअल में नहीं है, कहा जाता है। हाँ हाँ, मतलब उसकी सत्ता नहीं है पर समझाने के लिए कही जाती है। ठीक है ना, तो उसको उतना ही समझना चाहिए। ठीक है। अब इसके कल हमने काफी सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। मैं दो तीन एग्जाम्पल और पूछ के और फिर अपन आगे बढ़ेंगे। थोड़ा जो अभी तक हो गया है ना, उससे थोड़ा और तक थोड़ा डीप में जा रहे हैं। ठीक है। इसलिए जो अभी तक कहा गया है उसको यदि आप बहुत ध्यान से समझोगे और जो अपन द्रव्य में पढ़ के आए हैं उसको यदि रिलेट करोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है। मेरे अंदर मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, ये किस नए का कथन है? मोहरे जी बोलिए। विवेक जी सही है। पहले नंबर बोलिए, नंबर के बाद नए। 4 नंबर नए। विवेक जी सही है। मेरे अंदर राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सही है। 4 का विषय क्या है? विकारी पर्याय। अश्विन जी सही कहा इन्होंने। हाँ, विषय क्या है उसका? हाँ, तो उन्होंने गलत क्या कहा? 4 नंबर कौन सा आएगा? कैसे, क्या विषय बनेगा? राग द्वेष विकारी पर्याय। विकारी पर्याय। तो राग द्वेष पर्याय को अपने साथ देखा जा रहा है, मतलब आत्मा के साथ देखा जा रहा है और भेद करके देखा जा रहा है, इसलिए वो कहाँ चला जाएगा? 3 नंबर नए में। ठीक है, उपचरित सद्भूत व्यवहार नए। ठीक। और भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। बोलिए नीलम जी। संयम जी सही बताया इन्होंने। कैसे? हम्म हम्म हाँ, यदि इसी को निश्चय नए में डालें अपन तो कौन से प्रभेद में जाएगा ये? चीटिंग न कराएं।
हाँ, मतलब शुद्ध पर्याय को यदि हम निश्चय नय में ले जाएं तो किस में चला जाएगा? पूर्ण देश। देश तो वहां होता है जहां पर साक्षात शुद्ध निश्चय है, ठीक है। तो वहां पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है, तो आपने ये 4 नंबर क्यों सिलेक्ट किया है इस चीज को? यहाँ जब बात कर रहे हैं ना, अधिकारी पर्याय कह रहे हैं, हाँ यहाँ मतलब कि एक द्रव्य मतलब कि भेद दिख रहा है, भेद हाँ वाली बात आ रही है। जब निश्चय नहीं की बात आई तो अभेद वाली बात है। हाँ, स्वयं प्रभा जी बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान दीजिए आप सभी, मैं कहा, मैं अभी समझाता हूँ, अभी समझ। हाँ हाँ हाँ, क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो वही चीज 4 नंबर में क्यों? क्योंकि भेद है, ठीक है। और यदि अभेद होता तो वो निश्चय में चला जाता। जैसे केवल ज्ञानी भगवान महावीर, वहां केवल ज्ञानी आ गया, ठीक है ना। छोटी सी चीज है, मैं भी पूरा आपको समझाता हूँ, पूरी चीज अभी विस्तार से अभी लेके चलते हैं अपन, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन और कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। बहुत ध्यान से समझना। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, बोलिए आलोक जी। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, आलोक जी। हाँ सोचो सोचो। सुप्रीम भाई, नहीं हुआ, बोलिए सुप्रीम जी। आप किसी उसमें क्यों जा रहे हो, किसी मतलब आप जरूरी है क्या आप अपने आप को उसमें सम्मिलित करो, या फिर आत्मा जरूरी हुए उसमें लगना? प्रत्येक द्रव्य का वर्णन करें ना अपन। हाँ हाँ, तो पदार्थों में चला जाएगा। अरे उद्गल ही स्वयं द्रव्य है और उसकी चर्चा चलेगी। उद्गल द्रव्य की करते हैं। हाँ उद्गल हो तो मैं स्पर्श उसकी चर्चा जाएगी। अनुपचरित असद्भुत सद्भुत नहीं संयम जी, क्यों सद्भुत में क्यों चलेगी? वो आत्मा की सत्ता में है। शुद्ध है ना, उसकी तो जैसे हम लोगों ने ज्ञान दर्शन लिया था आत्मा का, संयम उद्गल का ले लिए स्पर्श रस गंध वर्ण वाला। हाँ ठीक है ना भाई। वो द्रव्य जो है, द्रव्य के अंदर तो वो चीजें पाई जा रही ना। अब द्रव्य में आपने भेद कर दिया, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण, जहां पर भेद कथन किया जाए, मतलब भेद मतलब उसमें भेद कर दिया जाए, वो व्यवहार नहीं हो जाता है। और जब आप अभेद करके देखोगे तो वही चीज निश्चय में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है। तो पुद्गल के द्रव्य में अपन ने भेद कर दिया, अब जरूरी थी ना कि हम उसमें आत्मा को मिलाएं। अब डायरेक्ट पुद्गल द्रव्य की तरफ से देख रहे हो। अब वापस से बहुत डीपली प्रश्न पूछ रहा हूं मैं ना, समझना। कार क्या है? कार कार, ये घड़ी क्या है? घड़ी, चेतन जी बोलिए। नहीं बोलो आप तो। नहीं लगता, अब मैं लगा रहा हूं। तो घड़ी मेरी है तो नहीं लगेगा। जरूरी है क्या? हम अभी अभी पुद्गल द्रव्य से मैंने क्या बताया, जरूरी हुई ना कि उसमें आत्मा की सत्ता घटित करे। आप पुद्गल द्रव्य से देखो ना उसको। जिस तरफ से देखेंगे, स्पर्श की तरफ से देखेंगे, रस की तरफ से देखेंगे, वर्ण की तरफ से देखेंगे, तो पहले दृष्टिकोण तो क्लियर हो भाई साहब। दृष्टिकोण उपचारित सद्भुत व्यवहार, उपचरित सद्भुत व्यवहार में असद्भुत पे डालेंगे ना।
असद्भुत डाल दो। अच्छा, व्यवहार नहीं जाएगा कि निश्चय नहीं जाएगा, ये बताओ। व्यवहार जाएगा। क्या? अशुद्ध निश्चय नहीं। स्वयं प्रभा जी बोलिए। हाँ हाँ, ओनली घड़ी, कुछ भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब क्या लगेगा उसमें? सोचो तो सही है। किस अपेक्षा से घड़ी है, वो कौन सी द्रव्य कौन सी पर्याय को कौन सी। अभी जैसे अपन ने पुद्गल द्रव्य पे घटित किए ना, ऐसे ही आप घड़ी पे घटित करो। उसमें अपनी अपेक्षा थोड़ी ना जरूरी है कि हम जरूरी हूँ उसमें। भैया अपन ने तो बस कहा है घड़ी क्या है, अब उसको आउटो एंगल से देख सकते हैं ना, तो आउटो एंगल लगा सकते हैं अपन उसमें। एक घड़ी द्रव्य कौन सा है? पुद्गल तरफ। पुद्गल द्रव्य। अब इस तरफ से देखो, बोलिए। से देखेंगे तो निश्चय नहीं लगेगा, और ये बोलूंगी कि मेरी घड़ी है, मैं नहीं लगाऊं, तो फिर हम ये देखेंगे कि मतलब जो उसकी पर्याय देखेंगे कि भाई ये प्लास्टिक की है या लोहे की है, उसकी तरफ से देखेंगे तो फिर वो व्यवहार हो जाएगा। हो गया ना? नहीं, बात समझ में आ रही है? ये घड़ी कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। आपने द्रव्य पूछा तो द्रव्य ही तो है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, पुद्गल द्रव्य है क्या? पक्का पुद्गल द्रव्य है? पुद्गल की पर्याय है, ठीक है। अब पुद्गल की पर्याय और पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य एक्चुअल में क्या है? अणु। ये है निश्चय कथन। और जब कई सारे परमाणुओं को, अश्विन जी, कई सारे परमाणुओं को स्कंद अवस्था की तरफ से देखा जाता है, तो वो क्या हो जाता है? पर्याय। और पर्याय को विषय बनाने वाला कौन सा नय होता है? ठीक है ना। अब इसमें नए काफी सारे लग जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है? ये व्यवहार नय का विषय होगा, क्योंकि पर्याय जब भी आ जाएगा ना, वो स्कंद हो गया। आपने जो लगाया वो घट गया, आपने जो लगाया वो घट गया। अगर हम इसको ऐसा माने कि ये वस्तु है, हाँ, अब जैसे आपने कहा घड़ी, आशुतोष जी। हाँ अब आपने कहा जैसे घड़ी, हाँ अब घड़ी तो हम उसको पुद्गल रूप की देखें, पर्याय रूप देखें, ये तो विकारी पर्याय है इसकी, पुद्गल की, तो इसमें तो बहुत सारे नए लगेंगे फिर। विकारी पर्याय हो गई ना, पुद्गल की विकारी पर्याय। अब लगा लो आप, इसमें बहुत सारे नए आ सकते हैं। लगा सकते हो ना आप। हाँ, पर आपका तो ये था ना कि पुद्गल की पर्याय, तो हम तो कंफ्यूजन इसमें। और दूसरी बात, अगर इसे हम सिर्फ वस्तु रूप में देखें तो नए भी नहीं लगना चाहिए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम एक वस्तु रूप में देख रहे हैं। अब वस्तु मतलब क्या? एक्चुअल वस्तु क्या होती है? वो तो परमाणु है। अब यहाँ पे तो परमाणुओं का समूह है, वो स्कंद हो गया। स्कंद होते से ही वो पर्याय है। वर्तमान में इसमें 5वां नंबर का लगाया शुद्ध निश्चय। अब यहाँ पे कई सारे नए पकड़ लो आप। लेकिन अभी तो मुझे ये लगा था, क्या बोला आपने? भाई हाँ, साहब पूरे लग जाएंगे। मैंने जब घड़ी देखी, लेकिन उसके बारे में विचार चालू हो गया ना, तो तक ज्ञान, तो पीली है, काली है, कोई फिर कौन से नहीं से दिख रहे, वो चल रहा है रूप में नहीं, स्कंद रूप से विकारी कोई है। हाँ स्कंद रूप से विकारी कोई है। एक प्रश्न यहाँ भाई साहब, हाँ यहाँ से इधर इधर हाँ भाई साहब। इधर मैं हाँ बोलिए। भाई साहब, मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई नए लगेंगे घड़ी है। क्यों? क्योंकि नए सम्यक ज्ञान के अंश है और ज्ञान जीव का गुण है। पुद्गल है तो है, और नए का प्रयोजन ये है कि हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है। प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। तो घड़ी है में कौन सा अरे प्रयोजन? यही तो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। आप द्रव्य को द्रव्य रूप देख रहे हो, और जो पर्याय उसको पर्याय रूप देख रहे हो, यही तो सबसे बड़ा प्रयोजन है। तो आपको घड़ी में या फिर ये स्कंद रूप जो शरीर है, इसमें आपको पर्याय दिखाई दे रही है। बहुत गजब का दृष्टिकोण बता रहा हूं मैं, ये पहले ही बता चुका हूँ। ये नए की तरफ से क्यों बता रहा हूँ तो आपको? आपने सबसे पहले दिन ये भी तो बताया था वस्तु में और कार्य में नए नहीं लगते। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो फिर वस्तु मतलब क्या? वस्तु मतलब जो गुद्रव्य है, द्रव्य, एग्जैक्टली। हाँ। क्या? और कार्य उसका क्या? पर्याय उसका कार्य है। क्या ये वस्तु है? कार्य है वस्तु का।
वस्तु का कार्य है, वो पर्याय है ना। वस्तु का कार्य है हाँ, ये कि पुद्गल पुद्गल वस्तु का ये कार्य है। स्कंद है हाँ, तो और स्कंदों के अनंत परिणाम हो रहे हैं इसमें। हाँ, क्या चीज है एक्चुअल में? पर्याय को आप कार्य समझते हैं ना, तो बस वो कार्य है वस्तु का। ये अनंत कार्य हुआ ना यहाँ पे। तो एक जो सेपरेट कार्य है उसको आप कह रहे हो, वहां नहीं लगेगा। उसको अपने से संबंधित होके कहना तो नहीं लग सकता है, लेकिन उस कार्य को ही नहीं कहना वो नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखना, वस्तु कहाँ नहीं है? देखो इतनी बिल्कुल शॉर्ट बात है। बोलिए निखिल जी। मैं आपकी अपेक्षा समझ रहा हूँ, आप किस तरीके से उसे मैंने हटा रहे हैं, लेकिन हाँ। मेरा प्रश्न ये है, आप जैसे निश्चय और व्यवहार की बात करते हैं वो अध्यात्म के नए होते हैं, हाँ और वहाँ मुद्दा आत्मा की ही बात होती है। अगर हम द्रव्य पर्याय की अपेक्षा देखेंगे तो द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में तो हम लगा नहीं, वो बात सही है। मेरा भी यहाँ प्रयोजन बहुत डिफरेंट है। प्रयोजन ये है, वो बहुत ध्यान से समझना। जब हम द्रव्य के ऊपर, किसी भी द्रव्य के ऊपर घटित कर रहे हैं ना, तो हम उसको दृष्टि की तरफ से देखें, निश्चय की तरफ से देखें उस चीज को, तो वो चीज हमें समझ में आएगी कि ये कभी नहीं बदलने वाली है। ठीक है ना? और आप पर्याय की तरफ से देखोगे तो व्यवहार नय का विषय बन जाएगी। और व्यवहार नय का विषय मतलब जो एक्चुअल में नहीं है, ये घड़ी एक्चुअल में नहीं है, ये स्कंदों का समूह है। पर आपने अभी थोड़े वर्षों के दिन ही बताया था कि इसमें आत्मा को जोड़ना जरूरी है। अगर नहीं जोड़ेंगे अपन नए को नहीं जोड़ेंगे तो नए खिलाएंगे ही नहीं। फिर अब इसमें तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, तो इसमें नए का खिलाएंगे? आपने किया था वो। हाँ सब लोग माइक पे बोले क्योंकि वॉइस जाती है, तो माइक पे नहीं बोल रहे हैं ना, तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, तो बाद में फिर प्रश्न और उत्तर का कनेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए। भैया ने जो बताया ना, ऐसे समझो वस्तु में नए नहीं लगते, इसका मतलब है वस्तु में नए नहीं है, पर नए ज्ञान का अंश है, वचन का अंश है, शुद्ध ज्ञान का अंश है। तो हमने उस वस्तु को जिस दृष्टिकोण से देखा है वो नयात्मक दृष्टिकोण है ना। तो घड़ी जैसे बात आई ना, तो घड़ी वस्तु में नए नहीं है, घड़ी वस्तु में नए नहीं है, लेकिन मैंने उसको घड़ी देखा, मैंने उसको पापड़ नहीं देखा, मैंने उसको दीवार नहीं देखा। तो मैंने उसको जो देखा तो उस देखने का दृष्टिकोण है। मैंने पेड़ देखा है ना, पेड़ को मैंने वहां पे शुद्धात्मा नहीं देखा, मैंने एकेंद्रीय पर्याय से उसको पेड़ देखा। तो पेड़ वस्तु में नहीं है, लेकिन मेरी नजर में वो पेड़ है ना, तो मैंने कहा पेड़, तो इसमें एक नए लग गया। ख्याल में आई बात? वहां पे अन्य दूसरे दृष्टिकोण गौण हो गए। नहीं तो उसकी जरूरत क्या है? ये संबंध की जरूरत जरूरत नहीं क्या है है? उस चीज की, यही तो बता रहे हैं। अरे प्रभु, अपन पहले ही देख चुके हैं, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं, वचनात्मक भी होते हैं। ठीक है ना? इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे और आगे चल के। ठीक है ना? आप पढ़ेंगे इस चीज को तो प्रॉपर तरह क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक मिनट। प्रश्न नहीं, व्यवहार नहीं के दो काम है। यदि इस चीज को समझ लेंगे तो ये विषय एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। व्यवहार नहीं के दो काम है कि दो अभेद वस्तुओं में भेद करता है और भेद रूप दो अन्य भिन्न भिन्न वस्तुओं में अभेद करता है। हाँ। तो ये जो स्कंद है तो ये अनेक वस्तुओं से मिलकर बना है, तो जो भेद रूप वस्तुओं में अभेद कर रहा है, इस अपेक्षा व्यवहार नहीं लग सकता है। हाँ ठीक है ना, बोलिए। जो सुप्रीम जी ने प्रश्न किया था ना, मैं जोड़ूंगा तो तब वो नया होगा, देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, अपन यहाँ समझने बैठे हैं ना, उसी चीज का अच्छा भाव भाषण कराने के लिए वो एग्जाम्पल बस लिया है। भाई घड़ी की ऐसी पर्याय है, वैसी पर्याय है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, इसमें से जो मुझे एक चीज निकालनी है वो चीज ये है, ताकि हम वस्तु को देखना सीखें निश्चयात्मक एंगल से। व्यवहार की भाषा जो है वो कहने की है, मानने की नहीं है। ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट निकालना है। व्यवहार जो भी होगा वो कहने के लेवल तक 100% सही है, पर मानने के लेवल पे वो 0 है। यहाँ जो अपेक्षा है वो मानने के साथ में मुझे पुद्गल दिखाई नहीं। हाँ। पुद्गल की मैं पहचान कैसे करूँ? तो ये स्कंद रूप पर्याय है ना, तो उसको वहाँ स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, उस सत्य को भी ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो चीज है ना, जो अपन को समझनी है वो समझना है, वो अभी मैं वही बताने वाला हूँ कि व्यवहार ने जो है वो कहता जो है उसको समझना है।
मानना नहीं है। और निश्चय नय जैसा कहता है वैसा ही मानना है। अब मान लो ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये वास्तव में क्या है? ये पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ एक वो है, ठीक है ना। यदि हम ये फोन देखेंगे तो ये फोन कैसे बना हुआ है? ये पुद्गल परमाणुओं से, बहुत सारे पुद्गल परमाणु आपस में मिल गए तो बन गया। अब हम उसको उस रूप में, मिले हुए रूप में देख रहे हैं, तो मिलाकर कथन करने वाला कौन सा नय होता है? व्यवहार नय। और हम एक पुद्गल परमाणु को देख रहे हैं, वो निश्चय नय। इसमें एक चीज क्या बतानी है मुझे? वो चीज ये बतानी है कि आप व्यवहार नय का जब भी बात होगी, उससे एक ही चीज समझनी है कि ये समझाने के लिए। और निश्चय नय जैसा है वैसा मानना है, ठीक है। एक और चीज, हाँ, घड़ी में बहुत सारे नए होंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी अपने पास उस प्रकार का समय नहीं है, ठीक है ना। मैं बाद में आपको सही से बताऊंगा। पर अनुपचारित असद्गुण व्यवहार कैसे जाएगा? उपचारित तो चला गया क्योंकि पर पदार्थों के अंदर का तारा है, जिसे पर द्रव्य का कहना, आत्मा को हटा दो और इसको पुद्गल द्रव्य में रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें हम लोगों ने वह शरीर और द्रव्य कर्म भाव कर्म को लिया था, तो इसमें फिर अणु को लेंगे उसमें। अरे आप, अभी हम असद्भूत नहीं देख रहे, अभी हम सद्भूत देख रहे हैं, ठीक है ना। अभी पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं तो वो सद्भूत में चला गया, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी केवल बताने का ये जो मोटिव था वो ये था कि हमें कॉमन फैक्टर जो है ना, जो भी स्पेशल चीज दिखाई दे रही है उनमें कॉमन फैक्टर देखना सीख जाए। कॉमन फैक्टर जब भी आप देखोगे तो निश्चय नय का विषय बनेगा आपके, और स्पेशल फैक्टर देखने की कोशिश करोगे तो वो व्यवहार नय का विषय बनेगा। सामान्य विशेष नय की परिभाषा क्या है? एक को मुख्य करना, बाकी सबको गौण करना। हाँ। अब जब आपने बोला कि घड़ी है, तो इसमें क्या मुख्य हुआ, क्या गौण हुआ? निश्चय व्यवहार तो बाद में लगे ना, पहले वो नए का विषय बन भी रहा है या नहीं? घड़ी है तो इसमें हमने क्या मुख्य किया, क्या गौण किया? और ये घड़ी है, इसको आपने किस रूप में देखा? ज्ञानात्मक में आया आपके। अब वो ज्ञान का अंश है तो सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश होने से वो नहीं कहलाएगा ना। तो अभी हम मुख्य कर रहे हैं ना, आपने घड़ी को मुख्य किया है ना। घड़ी क्या है? अपने आप में स्कंदों का परमाणुओं का समूह। परमाणु हम नहीं देख रहे, उसको वो कौन कर दिया हमने। और एक उसकी विकारी पर्याय देखी जा रही है, ठीक है ना, तो वो मुख्य हो गई है। दूसरी बात, ये निश्चय व्यवहार तो अध्यात्म के न है, फिर यहाँ तो आगम के न लगना चाहिए, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। वो भी लग निश्चय जाएंगे। व्यवहार कैसे लग रहा है? वो भी लग जाएंगे। देखो, मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं ताकि आपको एक एंगल समझ में आए। एंगल क्या? कि ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये व्यवहार नय से कही जाती हैं। ये जो ये क्या बोल रहे हो आप, ये जो हॉल है ये कहा जाता है, ये वास्तव में क्या है? क्योंकि वास्तविक कथन करने वाला कौन सा होता है? निश्चय। और कहने की चीज क्या है? वो व्यवहार। व्यवहार निश्चय तो जीव के साथ क्या संबंध है? इस अपेक्षा बता दें ना कि जीव के साथ पर का संबंध होना ये व्यवहार है, तो जीव के साथ संबंध है, तो घड़ी है। देखो, इस सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे बाद में, क्लास में, बाद में, ठीक है ना। अभी मुझे एक और जो एक चीज लेनी है स्पेशल, वो चीज अपन ले लेते हैं। व्याख्या ही वैसी बताई ना, एक द्रव्य का उस द्रव्य का कहना निश्चय, और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का कहना। सब द्रव्य आ गए ना उसमें मिक्स करके। हाँ। जैसे कि आप घटित करोगे सब चीजें हो जाएंगी उसमें। तो मैं एक चीज इंटरप्ट करना चाहता हूँ। हाँ। देखो, जो लोग आप कह रहे हो, ये मेरे लिए क्रिकेट के बाउंसर की तरह से ऊपर से जा रहा है। हाँ। है ना? तो अभी थोड़ा मुझे कुछ समझाना चाहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा शांत बैठो, मुझे कुछ ज्ञान देने दो, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग अभी थोड़ा अपने जो प्रश्न है उनको शांत रखो, है ना? थोड़ा सा मुझे समझाने दो, जिससे कि मैं कुछ ज्ञान लेके मुझे एक स्पेशल चीज बतानी है इस चीज में से, इसलिए वो मैं चीज बताना चाह रहा हूँ जो आपको मैंने पहले बता भी दी है। यानी इसको जो घड़ी कहना, अभी प्रश्नोत्तर अपन ये सारे प्रश्न अपन ले लेंगे बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ले लेंगे।
अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आशुतोष जी, अब बिल्कुल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे जैन दर्शन का यदि अपन सार देखें, हमारी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का एक ही कारण यदि हम देखें, वो कारण है हम स्पेशल फैक्टर को मुख्य करते हैं, और मुख्य क्या करते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं, स्पेशल फैक्टर। और ये है क्या, ये व्यवहार नए है उसको मुख्य करना, मतलब उसको मुख्य करना ये व्यवहार नए है। यहां से मैं जोड़ना चाह रहा था, जबकि वो केवल कहने की चीज है, मानने की नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूं, बोर्ड नहीं आ पाया अपने पास है, बोर्ड कहाँ है? चलो मैं ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूं। आपको सुबह शब्द मिला था व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक। ये एक्चुअल में इतना प्यारा शब्द है, इसमें पूरे जैन दर्शन का क्या सब कुछ भरा हुआ है इसमें। एक्चुअल में देखें, बालबोध 1, 2, 3 ये भी स्पेशल फैक्टर है। इसमें से हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं वो सब के सब स्पेशल फैक्टर हैं, और हमें जहां पहुंचना है वो कॉमन फैक्टर है। अच्छा, यहां पर ये अपन देखें तो मुक्तेश जी अपने अशोकनगर के हैं, ठीक है, या फिर मुक्तेश जी, विवेक जी, पीछे कौन है, संयम जी, उसके मोहरे जी, ये सब कौन है, स्पेशल। और कॉमन क्या है, यूज। ये कॉमन हो गया। एक जैसे मिट्टी से मान लो अपन ने एक मटका बनाया, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है और स्पेशल फैक्टर क्या है? स्पेशल फैक्टर मटका है, कॉमन फैक्टर मिट्टी है। बहुत बढ़िया, बस अब आपको समझाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अभी अभी वही बता रहा हूं मैं। ये जो स्पेशल फैक्टर है ना, इसी को कहते हैं व्याप्य, और जो कॉमन फैक्टर है इसको ही कहते हैं टेक्निकल भाषा में व्यापक। जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है ये सब व्याप्य है। जो कुछ भी दिखाई देता है सब व्याप्य है। ये कुर्सी आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है ना, इट मीन्स व्याप्य। इसमें व्यापक कौन है? व्यापक कौन होगा? वो पुद्गल होगा, ठीक है। ये आपका पहले है। हाँ, हेलो हेलो, देखिए, हाँ हाँ, थोड़ा सा डाइस आगे कर दो। बस बस बस। देखिए, एक है व्यापक और दूसरा है व्याप्य, ठीक है ना। इसे व्याप्त भी कहते हैं, व्यापक को ही व्याप्त भी कहते हैं, ठीक है। अब यदि ये चीज याद नहीं रहे कोई बात नहीं, हमें याद करना भी नहीं है, ठीक है ना। ये कहलाता है आपका कॉमन फैक्टर और ये कहलाता है आपका स्पेशल फैक्टर। इतना भी ध्यान रख सकते हैं। और यदि उदाहरण ध्यान रखना हो तो ये है आपकी मिट्टी और ये है आपका घड़ा। इतना भी यदि ध्यान रखा गया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और ये यदि समझ गए तो हमारी बहुत सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब समझना क्या है इसमें, वो ये समझना है, एक बार कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं व्याप्य व्यापक के, इन्हीं कॉमन चीजों में से। जैसे ये आपको क्या कहलाता है, ये टेबल, ये टेबल यदि आपको दिखाई दे तो ये क्या है, ये हुई व्याप्य। व्याप्य। और इसमें व्यापक कौन है? मतलब मेटल कह सकते हैं या पुद्गल मेटल, कह सकते हैं। मेटल, ठीक है ना। पुद्गल अभी थोड़ा और अंदर की चीज हो गई, मेटल, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी ये जो उलझे थे ना वो इसी चीज में उलझ गए थे, मेटल, ठीक है ना, इसलिए मेटल अपन सीमित रखें, ठीक है। अब जैसे ये माइक हो गया तो ये क्या हुआ, व्याप्य। और इसमें व्यापक कौन है?
प्लास्टिक। ठीक है, अब एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत वो ये है कि जो व्यापक होता है, यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि वही कर्ता होता है। कर्ता मतलब आप जानते हैं, कर्ता मतलब किसी भी कार्य को करने वाला। संयम जी गड़ा कोटा। व्यापक कौन होता है? जो दिखाई दे रहा है वो व्यापक कहलाता है। आलोक जी सही कहा इन्होंने। क्या होगा? हाँ हाँ, अब व्यापक कौन है? हाँ, उदाहरण में व्यापक कौन है? हाँ ठीक है, अब कर्ता कौन है? कर्ता कौन कहलाएगा विवेक जी? व्यापक। हमेशा जो भी कर्ता होगा वो व्यापक ही होगा। ये है आपका यूनिवर्सल फैक्ट। और जो व्याप्य होगा वो होगा आपका कर्म। कर्म मतलब जानते हो? कर्म मतलब जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है, जो भी कार्य आपको दिखाई दे रहा है, जो भी रचना आपको दिखाई दे रही है। ये मान लो एसी आपको दिखाई दे रहा है, तो अब एसी ये क्या हो गया आपका? कर्म। आप कर्म कहो, आप व्याप्य कहो, कुछ भी कह दो। अब जब बात आती है कि इस पेन को किसने बनाया, तो ये पेन क्या है? एक कर्म है। कर्म है, व्याप्य है। ठीक है ना, व्याप्य कहो कर्म कहो एक ही चीज है। अब मेरा प्रश्न है, इस पेन को किसने बनाया? अंकुर जी, इस पेन को किसने बनाया? तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे इसके बनाने वाले के पास में कि साहब इसको तो ये फला फला जो भी एक कंपनी है मार्कर वाली, इसने बनाया। अब मेरा प्रश्न ये है अतुल जी से, क्या इसको कंपनी ने बनाया है? मतलब आपके जो सवाल का जवाब है, मुझे जवाब पता है, लेकिन मतलब मैं सही जवाब दे दूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जवाब इसका यही है कि इसको जो इसके पार्ट्स हैं, प्लास्टिक हैं, जो व्यापक है, उसने बनाया। हाँ। कंपनी ने नहीं बनाया। हाँ। कंपनी उसका निमित्त हाँ है ना। बिल्कुल। तो जवाब मैं जानता हूँ, लेकिन हाँ। मैं फिर भी ये नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्टूडेंट अच्छा हूँ, मुझे पता है जवाब क्या है। ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अभी इतनी चीज समझ में आ रही है ना? जो व्यापक होगा वो कर्ता होगा, जो व्याप्य होगा वो कर्म होगा। अब इसको अपन मिट्टी और घड़े के एग्जाम्पल पर यदि घटित करें, तो घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने नहीं बनाया। कुम्हार ने नहीं बनाया। ठीक है ना, ये बात कितने % सच्ची है? ये बात कितने % सच्ची है? मतलब व्यवहार से सच्ची नहीं है, लेकिन निश्चय से सच्ची है। हाँ, मुझे उसका भी जवाब पता है। हाँ अब देखो, मतलब ये नहीं कि मैं समझ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, व्यवहार से कहा जाएगा कि किसने बनाया? कुम्हार ने। और ये बात 100% सही है। किस एंगल से? व्यवहार के एंगल से। क्यों? क्योंकि व्यवहार ने समझाता है, समझाने वाली बात करेगा। पर एक्चुअलिटी क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट ये है कि जो व्यापक होगा वही करता होगा। क्योंकि मिट्टी के बिना घड़ा बन ही नहीं सकता। हाँ एग्जैक्टली। अब यदि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, तो जो लक्षण होता है ना, लक्षण ऐसा होता है जो आपके लक्ष्य में 100% पाया जाए। ये आपका लक्षण है मान लो, ठीक है, सपोज ये लक्षण है आपको, ये मतलब आपको चाहिए। चेतन जी भाई साहब थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी, ये चीज आपको चाहिए है, तो ये तो आ गया, सॉरी ये आपका हो गया लक्ष्य। अब इस लक्ष्य को आपको प्राप्त करने के लिए ऐसा आप क्या लक्षण बनाओगे जो आपको 100% मिले ये चीज। ऐसा नहीं कि 99% मिल जाए, ऐसा नहीं कि 101% वो इधर उधर भी हो रहा है। जैसे मान लो, सपोज करो आपको एक छोटा सा बच्चा है, उसको ये बताना है कि गाय कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे उसको? आपने अमेरिका में आपको गाय देखने तो मिलेगी नहीं, नहीं मिलती है। चलो अच्छी बात है यदि मिल जाती है, पर अपन मान लो एक उसको चिड़ियाघर में ले गए, और चिड़ियाघर में सैकड़ों प्रकार के पशु हैं,
वहां पे उसने पूछा कि वो गाय के बारे में हमें जानना है, गाय कौन होती है। अब मान लो हम अंदर जा नहीं पा रहे थे, तो उसको हमने लक्षण बताया। लक्षण मतलब उसकी पहचान का चिन्ह। तो आप उसको क्या बताओगे कि वो इन सारे पशुओं में से इस गाय को अलग कर ले। आपका लक्ष्य क्या है? गाय बताना, क्योंकि उसको गाय पता करनी है। वो गाय ऐसी होनी चाहिए, मतलब आपका लक्षण ऐसा होना चाहिए जो उसकी 100% प्राप्ति करा दे। वो एग्जैक्ट देखते से ही समझ में आ जाए कि ये गाय होती है। ऐसा क्या बताओगे आप उसको? मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है। आप उस छोटे बच्चे को क्या बताओगे कि ऐसी गाय होती है? मतलब मैं फोटो दिखा सकता हूँ या खाली उसको बताना है। फोटो दिखा दोगे तो फिर हाँ बताना है? हाँ, तो मतलब बताना देखो मेरी मन में तो जो आ रहा है मैं आपसे कह सकता हूँ, लेकिन वो 100% नहीं होगा। हाँ। मैंने कहा वो दूध देती है। हाँ। अब उसके थन भैंस होते हैं, भैंस भी वो- भैंस भी दूध दे देती है। हैं? भैंस भी दूध देती है, बकरी भी दूध देती है। तो ये आपका लक्षण क्या हो गया? एक्स्ट्रा में चला गया, मतलब सही लक्षण नहीं है। बात समझ में आ रही ना? मतलब इससे जो आपने लक्षण बनाया दूध देती है, ये दूसरी चीजों में पाया जा रहा है। तो वो बच्चा यदि गाय को लेने के लिए जाएगा तो साथ में भैंस और दूसरी चीजों को भी ले आएगा। यदि आप कहते हो कि 4 पैर होते हैं तो दूसरे में भी होते हैं। यदि आप कहते हो नहीं नहीं गाय तो काली होती है, इसका मतलब वो सफेद है, वो छूट जाएंगी। लक्षण ऐसा हो जो 100% गाय में पाया जाए, सारी की सारी गाय कवर होनी चाहिए, और एक भी एक्स्ट्रा नहीं पाया जाए कि एक आध बकरी आ जाए बीच में। देना पड़ेगा। हाँ डीएनए सीक्वेंस देनी पड़ेगी। नहीं, वो हाँ वो बात सही है। हाँ वो भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अब लक्षण कैसा होना चाहिए? वो यूनिक होना चाहिए, जो केवल इसमें पाया जाए। और वो क्या होगा राज भाई, क्या होगा वो लक्षण? हाँ, वो जो एक झालर टाइप की होती ना, वो केवल और केवल गाय के अंदर पाई जाती है। अच्छा, मुझे नहीं पता, हाँ, इसलिए मैं नहीं बता। बाकी और किसी में नहीं पाई जाती। अब वो ये चेक करता हुआ जाएगा कि ये जिराफ है, अब इसकी तो गर्दन साहब ऐसा तो लटकता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो आगे बढ़ो। हाथी को देखा, हाथी में भी नहीं देखा, और उसने सारे जानवर देख लिए, एक जानवर ऐसा है इसमें लटक रहा था, तुरंत उसने क्या पहचान लिया कि ये गाय है। बात समझ में आ गई ना? हमारा जो लक्षण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जो 100% ऐसा नहीं हो कि 99.99% तो पाया जा रहा है। तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। अच्छा, 100+1 में पाया जा रहा है तो सही होगा? क्यों? 100 और 1 ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें गाय के साथ साथ बकरी को भी लिया है। बात समझ में संयम जी? इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी चीज गलत हो गई। तो लक्षण कैसा होना चाहिए? 100%। एग्जैक्टली ये जो चीज है ना, ये चीज मैंने क्यों बताई? जब हम ये चीज कहते हैं कि कर्ता कौन, ये 100% सच्ची है। इस घड़े को किसने बनाया? इस घड़े को, ये जो घड़ा है, ये जो व्यापक रूप घड़ा है, इसको किसने बनाया? इस कुर्सी को बनाने वाला कौन है? बात समझ में आ रही मुक्तेश जी? 100% यदि बात की जाएगी तो वो क्या निकलेगा? अपना व्यापक होगा वो। और हम किसको दोषारोपण करते हैं कि साहब ये कुम्हार ने बनाई, इसने बनाया, उसने बनाया। अब यदि हम कुम्हार को लें, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी 100% सही बात है। किस एंगल से? व्यवहार न्याय के एंगल से। पर मानना किस एंगल पे है? जो एक्चुअल है। और एक्चुअल क्या है? ये व्यापक जो एक उसमें एक्चुअल है, मतलब निश्चय नहीं की बात होगी, ठीक है ना। बस इतना सा अंतर है। अब इससे चीज क्या निकल के आई? चीज ये निकल के आई कि जब ये चीज कही गई कि भाई साहब रोटी किसने बनाई, हाँ मान लो रोटी किसने बनाई, तो अतुल जी आप क्या कहना चाहेंगे? रोटी कौन बनाता है? नहीं, मतलब आटा उसका व्यापक है, लेकिन जो बना रहा है वो उसका व्याप्य है। तो अगर मेरी वाइफ ने बनाई तो मैं कहूँगा वाइफ ने बनाई, वो व्याप्य है, लेकिन वो आटे से बनी तो व्यापक तो कर नहीं, आटा हुआ। व्याप्य क्या होगा? व्याप्य क्या होगा? नहीं, वो क्या कहते हैं उसके बनाने की प्रक्रिया। व्याप्य
रोटी रोटी जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है वो व्याप्य हो गई, ठीक है ना। अब वो व्यापक कौन है उसमें? आटा। आटा। अब रोटी को किसने बनाया? मतलब आपके हिसाब से तो ये आटे ने बनाया? आटे ने बनाया, क्योंकि 100% यदि उसका लक्षण यदि देखा जाए, लक्षण की तरफ से बात की जाए, तो उसका कर्ता कौन बन सकता है? व्यापक ही बन सकता है। अब यदि हम सोचें कि हमारी मिसेज ने रोटी बनाई है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यदि मिसेज रोटी बनाती है तो हमेशा एक सी क्यों नहीं बनाती? कभी तो उसने बहुत बढ़िया रोटी बनाई, जब आपकी शादी हुई थी तब उन्होंने जो रोटी बनाई थी आपने बहुत तारीफ की थी। नहीं बाद में। अच्छा, बाद में की। करनी आती थी, अब आ गई। तो सपोज कि मतलब एक दिन तो हम कहते हैं कि साहब बहुत बढ़िया रोटी बनाई, और कभी कहते हैं क्या करके रख दिया ये। अब ये चीज क्या है? यदि वो बना सकते थे तो हमेशा एक सी रोटी बननी चाहिए थी ना, एक सी क्यों नहीं बनती? यदि कुम्हार घड़ा बना सकता है तो कभी भी घड़ा बना दे, फिर तो वो हम बजरी में रेत देंगे उसको, उससे ही बना दे घड़ा। दूसरी मिट्टी देंगे स्वयं प्रभा जी, उससे घड़ा बना दे, उससे क्यों नहीं घड़ा बनाया उसने? उसको वो चिकनी मिट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि घड़ा चिकनी मिट्टी से ही बनता चिकनी है। मिट्टी से ही बनता है। बात समझ में आ रही सीएम जी? तो घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने बनाया। कौन सी मिट्टी ने बनाया? चिकनी मिट्टी ने। कुम्हार ने बनाया? कुम्हार ने नहीं बनाया। यदि कुम्हार घड़े का करता हो तो क्या दिक्कत होगी? तो कुम्हार को यदि, चिकनी मिट्टी बनना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, मतलब कुम्हार को घड़ा बनना पड़ेगा। अच्छा, यदि कुम्हार का घड़ा बनेगा, यदि कुम्हार घड़े को बनाए एग्जैक्टली, यदि बात सही हो जाए तो आप घड़े का पानी पियोगे? दिक्कत होगी जय हिसाब से। नहीं तो क्या दिक्कत होगी? चमड़ा, उसमें चमड़ा है। हाँ, वो जो घड़ा है ना, वो फिर कुम्हार का घड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि व्यापक तो वो होगा। चेतन जी, बात समझ में आ रही है? जबकि वो व्यापक नहीं है उसमें, वो केवल वहां पर खड़ा था और उस समय वो काम तो हुआ मान था। लीजिए ये बात समझ में आ गई, अब थोड़ा हाँ। उसको और आगे बढ़ाइए। हाँ, इससे भी समझ अब इससे ये चीज होती है, इससे फायदा ये हुआ कि जब कोई भी कार्य हो रहा है तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये कार्य किया किसने है। मान लो हम कोई काम कर रहे थे और हमसे कोई काम बिगड़ गया। अब काम को किसने बिगाड़ा? मान लो आपका कोई क्या होते हैं वो, जो भी आपके नीचे जो भी वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनसे कोई ना कोई काम बिगड़ गया। अब काम बिगाड़ने का कर्ता कौन है? वो काम किसने बिगाड़ा? मेरे हिसाब से तो क्या कहते हैं, ये तो कठिन सवाल है। किसने बिगाड़ा? समय ने बिगाड़ा। काल लब्धि के ऊपर मैं डाल देता हूँ। नहीं, अब ये अभी देखो, आप चलो निमित्त से तो इधर तक तो आए, कम से कम काल लब्धि में। ठीक है ना। वास्तव में जैसे हम बात करें कुम्हार की, कि कुम्हार ने घड़ा खराब कर दिया, कुम्हार घड़े को खराब कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो तो बाहर की चीज है, व्यापक ही नहीं है ना। यदि व्यापक होता, यदि उसने बनाया होता, तो वो घड़े को खराब करने का अधिकारी हो सकता था। वो तो वहां निमित्त मात्र था। निमित्त मतलब जानते हो आप? निमित्त मतलब कोई जानता है? निमित्त का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। इससे कार्य का आरोप लगाया जाता है। निमित्त का मतलब होता है जीजा। जीजा मतलब जानते हो आप? जीजा या फूफा। जीजा मतलब जानते हो? जिसके जीजी से ब्याह हो वो जीजा। हाँ, अभी मैं बोल सकता हूं। जीजा मतलब वो होता है, जीजा और फूफा, वो ध्यान समझना, जल्दी बता देता हूं। जीजा और फूफा वो होते हैं, यदि शादी होती है ना, शादी में एक तरफ बैठेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे, नाम पूरा उनका होगा। ये आपने सही बात बताई। बात समझ में? मतलब मान लो मेरी शादी है,
पापा पूरा काम कर रहे हैं, मैं पूरा काम कर रहा हूं, और जीजा फूफा का काम क्या होगा? वो एक तरफ बैठेंगे, देखते रहेंगे सब कुछ, मुंह फुला के, काम कुछ नहीं करेंगे। एक 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 चीज भी इधर से उठाकर रख दी उन्होंने, ये चीज नहीं, सब कुछ देखेंगे। ये इतनी बदनामी मुझे सहन नहीं होती। नहीं 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 नहीं, मैं जीजा की और फूफा की इतनी बदनामी मैं नहीं सहन करूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो एक चीज बता रहा हूं, अक्सर ये चीजें होती हैं, वो ध्यान समझना। तो जीजा वास्तव में कुछ नहीं करते, पर नाम पूरा उनका होता है। जब भी फिर बात करी जाएगी कि काम किसने किया, किसने शादी करवाई, कि सब जिया जी है ना, इन्होंने करवाई है, ये फूफा जी है ना, इन्होंने करवाई है, तो नाम पूरा उनका हुआ और काम उन्होंने कुछ नहीं किया। एग्जैक्ट यही चीज यहां पर घटित होती है। निमित्त जो भी होता है वो काम खुद कुछ नहीं करता, और नाम पूरा किसका होता है? उसी का होता है। बात समझ में आ रही है? व्यापक ये एक्चुअल में करता, इसका नाम नहीं होगा। नाम किसका होगा? कुम्हार का। और उसको भी पता, मतलब देखने में, बोलने में भी यही चीज आएगी, समझने समझाने में भी यही चीज आएगी। और ये 100% सही है कि कुम्हार ने ही घड़ा बनाया है, परंतु क्या कुम्हार ने घड़ा बनाया है यदि वास्तव में देखा जाए तो? अब फिर यदि क्वेश्चन, ये जो लक्षण वाली बात करी थी ना मैंने, फिर उसमें आधी अधूरी बात घटित होगी, और आधी अधूरी बात मतलब वो चीज़ सही नहीं है। फिर यदि वो कुम्हार घड़े का करता है तो हमेशा क्यों नहीं बनाता? फिर बिगड़ क्यों जाते हैं? ऐसा क्यों हो जाता है, वैसा क्यों हो जाता है? अब यदि बनाने वाला हो तो हमेशा एक जैसा बनाए। फिर तो पानी ठंडा ठंडा रहना चाहिए, फिर गर्म क्यों हो जाता है? फिर किसी में गर्म किसी में ठंडा, ऐसा क्यों होता है? बात समझ में आ रही है ना? तो कुल मिला के हमारा तो एक प्रयोजन है, सुखी होना। कुछ भी करके हमें सुखी होना है। अब दुख किस बात का होता है? कोई भी काम हो रहा है, यदि उसमें कोई भी गड़बड़ दिखाई देती है तो हम ये सोचते हैं कि इन्होंने गड़बड़ कर दी, पर यदि उसी समय हमारी ये दृष्टि है कि गड़बड़ इनने नहीं की है, ये जो गड़बड़ हुई है ये तो हो गया व्याप्य। अब इसको करने वाला कौन है? भगवान नहीं, क्योंकि वो भी व्यापक नहीं है। हम सोचे घड़े को भगवान ने बना दिया, तो भगवान को घड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि व्यापक होना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान भी करता नहीं है। कोई भी 4 चीजें करता नहीं हो सकती। पहला, मैं करता नहीं हो सकता। दूसरा, अन्य द्रव्य करता नहीं हो सकते, कोई भी दूसरे पर पदार्थ। तीसरा, कोई कर्म करता नहीं हो सकता। और चौथा, भगवान भी करता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि व्यापक नहीं है। ये तो गलती किसने की? गलती किसने की? अब देखो, यहां पर हमें होना है टेंशन फ्री, ठीक है ना। अब मान लो वाइफ ने रोटी बनाई और वो जल गई। अब जल गई तो खाने में तो अब बेस्वाद लग रही है, जो कुछ भी, गुस्सा भी आ रहा है कि इतनी भूख लगी तो तुमने जली रोटी बना दी, जो कुछ वॉटेवर जो भी कुछ भी है, ठीक है ना। यदि अब यदि उसी समय हम ये एंगल लगाएं कि ये रोटी वाइफ ने तो बनाई नहीं है, तो मैं उसकी गलती क्यों देखूं? एक्चुअल दृष्टिकोण ये अंदर में चलेगा, ये कहने वाली बात नहीं है। जो निश्चय वाली चीज होगी ना, मानने वाली चीज, ये अंदर में चलेगी, ये आप कहोगे नहीं। कहने में क्या चीज आएगी? वो व्यवहार वाली, जो समझाने की चीज है। पानी का ग्लास, ये समझाने की चीज है, पर आप कांच का ग्लास कहोगे, ये निश्चय की चीज होगी। बात समझ में आ रही है ना? कुल मिला के चीज इतनी सी है, हमें होना है सुखी। अब जो भी कोई कार्य होता है, तुरंत हम आरोप डाल देते हैं, उनने गलत किया, इनने गलत किया, ये गलत है, वो गलत है। हमारी दृष्टि बाहर की तरफ जा रही है। एक्चुअल कार्य में किसने किया है वहां पर हमारी दृष्टि नहीं गई, तो उसका व्यापक जो होगा वास्तव में तो करता वही होगा, ठीक है ना। तो दृष्टि कहां आई हमारी? यहां पे। यहां दृष्टि यदि आ गई तो जो दूसरे हमें करता दिखाई दे रहे थे और हम उन पर दोषारोपण कर रहे थे और उनकी गलतियां देख रहे थे, वो चीज हमारी खत्म हो जाएगी। और खत्म होने से फायदा क्या पड़ेगा? मतलब वो कष्ट नहीं होगा, हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अभी हमें ये लग रहा था, मान लो एक पत्थर मेरे पास किसी ने फेंका और मुझे एकदम लग गई। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, ये पत्थर किसने फेंका? तो सामने वाले ने।
अब मैं उस लड़ने के लिए जाऊंगा, और लड़ाई भिड़ाई होगी, जो कुछ भी होगा वो सब आपके सामने ही है, मतलब आप सोच सकते हो। पर मुझे ये पता है कि ये पत्थर फेंकने वाला कौन, ये पत्थर का कर्ता कौन है, पत्थर जो है इसका कर्ता कौन है, तो कौन करता है अंकुर जी इसका? वो पत्थर के परमाणु ही उसके करता है, क्योंकि व्यापक पत्थर में व्यापक कौन है? वो तो पत्थर स्वयं ही है, तो वही उसका करता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जब हमारे अंदर विकसित होगा तो हमें ये जो प्रॉब्लम हो रही है कि उसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट का दृष्टिकोण है। तो फिर मैं गुस्सा पत्थर क्यों करता हूं? नहीं, अब इसमें गलती जो है ना वो हम अपनी सुधारेंगे, वो मैं पत्थर के रास्ते में खड़ा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें और आगे आएंगी, तो अपन धीरे धीरे जब पढ़ेंगे ना आगे तब वो चीजें समझ में आएंगी, गलती हुई क्या आखिर। अभी हमें इतना मतलब ये चीज समझने के माध्यम से ये चीज समझ में आ गई, सामने वाले की गलती नहीं है। क्यों? करता कौन है? अब मेरी समझ में आया, वो जो गलती हुई वो मेरे पुराने कर्म थे। यदि कर्मों को आप कहोगे तो क्या वो व्यापक है? उसी लेकिन मुझे पत्थर क्यों लगता है मेरे पूरे कर्म नहीं होते तो? इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पहले भगवान कहा, क्या भगवान उस पत्थर में व्यापक है? तो मजाक से। क्या कर्म उस पत्थर में व्यापक है? इसका मतलब कर्मों से भी कुछ सुख दुख नहीं होता है। अच्छा, वो अन्य द्रव्य मतलब कोई दूसरा व्यक्ति वो करता है क्या? उसको भी व्यापक होना पड़ेगा, तो वो भी नहीं है, इंटरफेरेंस हो जाएगा। हाँ, तो फिर करता कौन है? इसके लिए आपको 6 महीने की क्लास पूरी समझनी पड़ेगी। चला पालबोध 1 2 3 से 6 महीने की क्लास 6 महीने नहीं तो 40 दिन तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। और बहुत शॉर्ट कोर्स है, कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं है, बिल्कुल सिंपल। 6 महीने की जगह 40 क्लास बोल के साल भर कर ली तुमने ठीक है ना, क्योंकि हमें जो चाहिए ना वो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो भी परिस्थितियों को बदले बिना। वो किस दृष्टिकोण से डेवलप होगा, मतलब क्या दृष्टिकोण हम डेवलप करें कि परिस्थितियां वैसी की वैसी रहें और हम एकदम निश्चिंत हो जाएं, तो वो क्या दृष्टिकोण हो सकता है, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। और इसके लिए मैं एग्जांपल एक और दे देता हूं। पार्श्वनाथ भगवान को आप जानते हैं? मतलब पर्सनली नहीं जानता, हाँ, लेकिन मतलब सुना है ना। पार्श्वनाथ भगवान ऐसे थे, सम्य शिखर से मोक्ष गए हैं, उनके ऊपर कमठ जो है, कमठ ने बहुत उपसर्ग किया, बहुत उपसर्ग किया, और केवल उसी भाव में नहीं किया, पिछले 9-10 भावों से वो लगातार उपसर्ग करता हुआ आ रहा था, और एक प्रकार से मृत्यु का कारण भी कहें व्यवहार से तो वही बन रहा था। कहीं पत्थर गिरा दिए, कहीं शेर बन के खा गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो, मतलब बहुत सारी चीजें हुई। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान के पास एक दृष्टिकोण था, और वो दृष्टिकोण होने के कारण कभी वो टेंशन में नहीं गए, टेंशन में नहीं गए। अब टेंशन जो है ना, आपके यदि जो 7 तत्व की भाषा में कहूँ मैं, और इसको एक टेक्निकल नाम दूं, उसका नाम है आश्रम। आपको जब भी टेंशन होती है, जब भी आप दुखी होते हो, कर्म का आगमन होता है। कर्म का आगमन होगा तो क्या होगा? चिपकेंगे, वो चिपक जाएंगे। अब चिपकेंगे तो फल आएगा, फल आएगा तो वो आपका संसार बढ़ता चला जाएगा। तो आपको संसार बढ़ाना है कि छोड़ना है? नहीं, मतलब एक फायदा उससे है कि निर्जरा भी होगी एक दिन। हाँ, निर्जरा होगी, चिपकेंगे तो निर्जरा नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। नहीं चिपके वो सबसे बढ़िया ना, चिपके और फिर निकाले, क्या मतलब उस चीज का? बात समझ में आई ना। तो ये चीज है, कुल मिला के हमारा जो प्रयोजन है वो सुखी होना है। और सुखी कैसे हुआ जा सकता है? अपने दृष्टिकोण को बदल के। अब दृष्टिकोण हमें जो डेवलप करना है वो ये डेवलप करना है, ताकि हमें एकदम स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था दिखाई दे, एक एक चीज स्वतंत्र दिखाई दे। स्वतंत्र दिखाई देगी, कोई कर्ता दिखाई नहीं देगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। और व्यवहार की भाषा में हम व्यवहार में बोलते रहेंगे कि भाई साहब ये कांच का, वो पानी का गिलास है, ये दूध का गिलास है, और मान्यता में क्या रहेगा? ये कांच का गिलास है, खत्म काम। वो फायदा ये कि हम हमेशा सुखी रहेंगे, कोई दुखी नहीं कर पाएगा हमें। पार्श्वनाथ भगवान कोई दुखी नहीं कर पाए, इतने उपसर्ग होने के बाद भी दुखी नहीं हुए। क्यों? एक यूनिवर्सल फैक्ट का जो दृष्टिकोण उनके पास था।
अब यूनिवर्सल फैक्ट का दृष्टिकोण जो है ना, वो क्यों हम करना चाह रहे हैं? मैं आपके दृष्टिकोण के हिसाब से क्यों नहीं चलूं? मैं अध्यात्म जी के दृष्टिकोण के हिसाब से क्यों नहीं चलूं? क्योंकि आप या फिर अध्यात्म जी या फिर कोई भी बदल जाएंगे, पर यूनिवर्सल फैक्ट कभी नहीं बदलेगा। तो हमें बदलने वाली चीजों पर विश्वास करना चाहिए कि जो कभी नहीं बदले उन चीजों पर विश्वास करना चाहिए। सूरज पूरब दिशा से उगता है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। तो ऐसा जो सत्य है वो हम माने कि जो बदलने वाली चीज है, किसकी बात की वैल्यू है? जो बदल जाता है व्यक्ति, उसकी बात की वैल्यू होती है, कि जो नहीं बदलता है मार्केट में, उसी व्यक्ति की वैल्यू। पूछता हूँ कि सूरज किस दिशा को कहते हैं? इसी दिशा को कहते हैं जहां से सूरज उगता है। आहा, अगर मैं उसको पश्चिम कहने लगूं तो सूरज पश्चिम में उगेगा। बिल्कुल। तो मैं नाम बदल दूंगा तो फिर सूरज पूरब से नहीं उठेगा। हाँ नाम बदल दो, हमें कोई समस्या नहीं, भाव मत बदल दो। हाँ, बात समझ में आई ना? तो ये कुल मिला के अपना जो वो एक प्रकार का, हाँ मतलब अपना जो वो है ना, अपन जो करना चाहते हैं वो केवल एक ही चीज करना चाहते हैं, परिस्थितियों को बिल्कुल नहीं बदलें। पॉइंट ऑफ व्यू यदि अपन बदल लें, वो भी किसके हिसाब से? यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वो बदलता नहीं है। तो यदि मैं मतलब आपने जितना जो कहा उससे मैं बताता हूँ मेरी समझ में क्या है। हाँ, एक बात तो ये समझ में आ गई कि व्यापक और व्याप को, वो बात थोड़ी सी समझ में आई, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन वो बात पहले नहीं पता थी, अब समझ में आ गई। हाँ। लेकिन जो आप अभी कह रहे हो, जो अभी मतलब एक मन में फॉर्म हो रहा है लेकिन अभी नहीं समझा, वो ये है कि अगर मैं वस्तु को जैसी है वैसे देखना सीख लूं तो तो मुझे ज्ञान आएगा और मेरी दिक्कतें कम होंगी। तो मुझे समझना है कि वस्तु का असली स्वरूप क्या है, हाँ। है ना? तो वो मुझे समझने की कोशिश करना है, लेकिन वो अभी मतलब कैसे करना है नहीं मैं समझ पाया। लेकिन आप कह रहे हो कि जब किसी ने मेरे कार्य में गलती की तो गलती उसकी नहीं है, तो मुझे अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर मैं उसके ऊपर नाराज नहीं हूँ। हाँ। और किसकी गलती है वो आप बाद में बताओगे, लेकिन आप कह रहे हो कि जो है उसको वैसे देखो, है ना? अभी इसमें चीज क्या है, जैसे किसी ने मान लो सामने वाले गलती करी, अब हम क्या देखते हैं, इसने गलती करी है, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है। पर अब हमें साथ में एक और दृष्टिकोण से ये पता है उसने तो गलती की नहीं, क्यों? व्यापक तो वो है नहीं है। तो मेंटलिटी में हमारा पारा यहाँ रहेगा, वाणी में भले ही हम उसको समझाने के लिए बोलेंगे तो तुम्हारी गलती है, तो एक समझाने के लिए तो कहा जाएगा, पर ये जो चीज है जो हम एकदम से उत्तेजित होता जाते थे, वो चीज कहाँ चली जाएगी? एकदम लो पे चली जाएगी। अब जो ये उतार चढ़ाव वाली बातें हैं ये हमारी खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा फायदा हो गया इस पॉइंट ऑफ व्यू के डेवलप होने से। ये चीज हम कर रहे हैं पूरा। ठीक है, मतलब सीधी बात ये है कि आपके साथ टाइम फिक्स करना पड़ेगा तभी सारा काम होगा। आपने सही निष्कर्ष अंत में निकाल दिया, बात खत्म। ठीक है ना? चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्य। और अभी अब समापन का सत्र अपना प्रारंभ होता है।